मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता थी। वो वापस ऊपर रानी के कमरे में पहुंची। वहां खाना लगाया जा रहा था। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को इशारों से अपने पास बुलाया और धीमे स्वर में पूछा, जब तुमने 20 में से 19 लड़ाकों को मार दिया अथवा घायल कर दिया और 20वें लड़ाके रोशी की गर्दन पर तुमने तलवार रख दी, तो तुमने रोशी से कहा कि तुमने तलवार क्यों नहीं उठाई? यह ऐसे ही कुछ कहा था। देवराज चौहान का चेहरा गंभीर हो उठा था। तो जवाब में रोशी ने तुम्हें धीमे स्वर में कुछ कहा था। क्या कहा था उसने तुम्हें? मोना चौधरी ने पूछा। उसने? देवराज चौहान ने धीमे स्वर में सिर हिलाकर कहा कि रामन ने कहा था कि पृथ्वी ग्रह से आए लोगों में से किसी को भी उनसे खरोच नहीं आनी चाहिए। रामन यानी जुगल किशोर ने ऐसा कहा रोशी से? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ गईं। हाँ। तुम जानते हो देवा कि युद्ध में तलवारबाजी में रोशी कैसी है? मोना चौधरी गंभीर हो उठी। नहीं, क्यों? तलवारबाजी में वो मेरे बराबर है देवा। देवराज चौहान की आंखें मोना चौधरी के चेहरे पर जा टिकी थी। अगर वो लड़ाई में तुम्हारे खिलाफ तलवार उठा लेती तो तब अंजाम कुछ भी हो सकता था। ओह, ये बात मुझे नहीं पता थी। तो जुगल किशोर के इशारे पर वो अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हो गई। कुछ दिन पहले ही उसने जुगल किशोर से ब्याह किया है, लेकिन इस तरह कोई जान थोड़े ना देता। तो मैं चोट ना पहुँचे इस वजह से उसने तलवार नहीं उठाई देवा। मोना चौधरी गंभीर थी। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। उधर मोना चौधरी रोशी की बात सोच रही थी कि तुम बात आगे करोगी, फिर वो बात आगे के आगे निकलती चली जाती है। रोशी की ये बात उसे सही लगी कि इस उसकी बात को गुप्त रखा जाए। देवराज चौहान को अभी नहीं बताया जाए कि रोशी अर्जुन भारद्वाज या रानी से 2 मिनट के लिए मिलना चाहती है। इस वक्त उसे ये बात सिर्फ अर्जुन भारद्वाज या रानी से करनी चाहिए। एकाएक मोना चौधरी दूर लग रही खाने की टेबल को देखते क्या उठी। खाना लग रहा है, 10 मिनट तक लग जाएगा। देवराज चौहान के चेहरे पर एकाएक मुस्कान बिखर गई। उसने खाने की दूर लग रही टेबल को देखा। हाँ, खाना लग रहा है, उसने कहा। मोना चौधरी अपनी कुर्सी पर बैठी रानी की तरफ बढ़ गई। देवराज चौहान की निगाह चौधरी पर थी। मिन्नो, देवराज चौहान मुस्कुराते सर में बड़बड़ा उठा, तुम अभी रोशी से मिलकर आई हो, परंतु ये बात तुमने मुझे नहीं बताई। मोना चौधरी कुर्सी पर अकेली बैठी रानी के पास जा पहुंची। अर्जुन भारद्वाज 15 कदम दूर दीवार के साथ सटा बैठा था। मोना चौधरी कुर्सी के पास ही फर्श पर बैठती क्या उठी। मुझे तुमसे बात करनी है रानी। बोलो। रानी गंभीर सी मोना चौधरी को देखने लगी। ये बात हर जगह उजागर ना हो। रानी ने सिर हिला दिया। मुझे अभी रोशी मिली थी। रोशी? रानी की आंखें सिकुड़ गई। रामन की बीवी? जी हाँ, वो क्या किले के भीतर? पहले मेरी बात सुन लीजिए, मोना चौधरी ने टोका। वो किले के भीतर आ गई थी। चुनरी से उसने चेहरा ढक रखा था। मैं बाहर बालकनी में गई तो मैंने उसे पहचाना। फिर मैं नीचे जाकर उससे मिली। मुझसे मिलते वक्त वो अंधेरे में चली गई थी कि कोई इसे पहचान न सके। फिर उसने मेरे से बात की। बात? हमारी सहायता करने की बात। हमारी सहायता? किस सिलसिले में? रानी का चेहरा तप गया। ये तो उसने नहीं बताया। वो मुझे भी बताने को तैयार नहीं। वो आपसे और अर्जुन भारद्वाज में से किसी एक से मिलना चाहती है। उसने कैसे सोच लिया कि हम उससे मिलेंगे? वो इसी बात पर अड़ी हुई है। मोना चौधरी गंभीर थी। नहीं मिन्नू, हम रोशी से नहीं। रानी, मैं रोशी को बहुत पुराना और अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वो कुछ कहती है तो उसके पीछे कोई मतलब अवश्य होता है। मिन्नो, तुम ये मत भूलो कि रोशी भीमा की तरफ से मैदान में आई है। रानी कठोर स्वर में क्या उठी। इसमें कोई शक नहीं, परंतु रोशी हमारे दुश्मनों का एक अंश है इस वक्त। वो रानी का स्वर वैसे ही था। बेहतर होगा रानी कि तुम ठंडे दिमाग से सोचो। मोना चौधरी गंभीर थी। रानी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई। मैंने ठंडे दिमाग से सोच लिया है। रोशी भीमा के कहने पर अर्जुन भारद्वाज को भटकाने के लिए कोई बात करना चाहती है। मोना चौधरी ने अर्जुन भारद्वाज की तरफ देखा। अर्जुन भारद्वाज अपनी जगह पर बैठा उन दोनों को ही देख रहा था। बेहतर होगा कि तुम अर्जुन भारद्वाज से इस बारे में बात कर लो। मोना चौधरी क्या उठी। रानी उसी पर अर्जुन भारद्वाज की तरफ बढ़ गई। मोना चौधरी उसके साथ चल पड़ी। अर्जुन भारद्वाज ने इस बार उन्हें करीब आने से नहीं रोका। दोनों पास पहुंची और मोना चौधरी ने अर्जुन भारद्वाज को सारी बात बताई। अर्जुन भारद्वाज गंभीर हो उठा। परसों जुगल किशोर यानी रामन ने अखाड़े से आते वक्त रास्ते में मुझे भी रोका था। अर्जुन भारद्वाज क्या उठा। मेरे साथ तारा भी थी, एक और भी था। तभी जुगल किशोर मुझसे अकेले में बात करने के लिए 2 मिनट का समय मांगा था। मैं तो उसे वैसे ही नापसंद करता हूँ, पर उसके बार बार कहने और हाथ जोड़ने पर कहा कि वो जो भी कहना चाहता है कह दे। परंतु उसने कहा कि वो अकेले में बात करना चाहता है, तो मैंने मना कर दिया और हम तीनों आगे बढ़ गए। पीछे से जुगल किशोर पुकारता रहा। मैं हो सकता है वो कई काम की बात कहना चाहता हो। मोना चौधरी गंभीर स्वर में क्या उठी। तुम जुगल किशोर की बात कर रही हो? अर्जुन भारद्वाज के दांत भिज गए। मोना चौधरी की नज़र अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर जा टिकी। रानी का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। यह पृथ्वी ग्रह वाला ही जुगल किशोर है। मैंने पृथ्वी पर इसे जान लिया था। यह हमारी सहायता नहीं बल्कि भीमा के कहने पर हमारी राह में रोड़े ही डाल सकता है। जैसे कि पिछली बार यही रामन बना मुकुट लेकर भीमा के लिए पृथ्वी ग्रह पर चला गया था। अर्जुन भारद्वाज शब्दों को चबाता क्या उठा। इस पर विश्वास करना अपनी गर्दन कटवाने के बराबर है।
रोशी की गारंटी अगर मैं लूँ तो, मोना चौधरी ने कहना चाहा। मेरी निगाहों में जुगल किशोर और रोशी में कोई फ़र्क नहीं है, अर्जुन भारद्वाज ने ठंडे स्वर में कहा। मोना चौधरी ने फिर कुछ नहीं कहा। वो वहाँ से पलटी और एक तरफ चली गई। चेहरे पर गंभीरता थी। मेरे पास से जाओ रानी, अर्जुन भारद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे लड़ाई के बारे में सोचने दो। रानी भी वहाँ से हट गई। खाना खाते समय देवराज चौहान और मोना चौधरी आमने सामने पड़ गए। तुमने बताया नहीं मुझे कि अभी रोशी तुमसे मिली थी? देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। मोना चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से आगे बढ़ गई। आज भीमा और अर्जुन भारद्वाज की लड़ाई का दूसरा दिन था। कल जैसा ही सब कुछ था, बल्कि आज भीड़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। रानी मंच के ऊपर रखी कुर्सी पर मौजूद थी और तारा पास में खड़ी थी। बाकी पूरा मंच खाली था। रानी के इस तरफ वाले अखाड़े की तरफ देवराज चौहान, मोना चौधरी, जगमोहन, सोहनलाल, बाकीलाल राठौर, रुस्तम और नीलू महाजन, पारसनाथ, दयाल सिंह अथवा रानी के अहदेदारों के अलावा अन्य लोग भी मौजूद थे। अखाड़े की तीनों तरफ तो लोगों का हुज्जूम इकट्ठा हुआ पड़ा था, जो कि दूर दूर तक जा रहा था। रानी साहिबा के चेहरे पर व्याकुलता नाच रही थी। यही हाल तारा का था। नीचे भीड़ में खड़ा जगमोहन निश्चिंत था कि अर्जुन भारद्वाज की जान जाते ही रुस्तम राव ने अखाड़े में कूदकर भीमा की जान ले लेनी थी। परंतु मंच के नीचे छिपाकर एक और तलवार भी रखी थी उसने, कि अगर रुस्तम राव चूक गया तो उसकी तलवार भीमा की गर्दन अलग कर देगी। लेकिन वो जानता था कि रुस्तम राव के वार से भीमा बच नहीं सकेगा। युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन भारद्वाज आज भीमा पर नहीं झपटा। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। वो भीमा को देखने लगा। भीमा का चेहरा सामान्य था और वो फासला रखकर खड़े अर्जुन भारद्वाज के गिर्द घूमने लगा। अर्जुन भारद्वाज की निगाह भीमा पर थी। वो देखना चाहता था कि भीमा कौन सा वार उस पर आजमाता है। 4-5 मिनट तक भीमा उसके गिर्द घूमने के पश्चात तीर की तरह उस पर झपट पड़ा। अर्जुन भारद्वाज एक ही छलांग में 4 कदम दूर हट गया। भीमा का वार खाली गया। वो आगे होता चला गया, फिर रुक कर पलटा। दोनों की निगाहें मिली। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर कठोरता नाच रही थी, जबकि भीमा का चेहरा सामान्य था। अर्जुन भारद्वाज अपनी जगह पर खड़ा भीमा को देखने लगा। भीमा पुनः सावधानी से उसके गिर्द चक्कर लगाने लगा। भीमा जिस तरफ होता, अर्जुन भारद्वाज का चेहरा उसी तरफ हो जाता। भीमा ने 2 मिनट बाद ही अर्जुन भारद्वाज पर छलांग लगा दी। इस बार वो सतर्क था कि अर्जुन भारद्वाज अपनी जगह छोड़े तो वो उसे पकड़ ले, परंतु अर्जुन भारद्वाज ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। वो वहीं पर खड़ा रहा, जबकि भीमा इस गफलत में रहा कि वो जगह छोड़ेगा। उसके करीब आते ही अर्जुन भारद्वाज पुजारी फुर्ती के साथ टांगों पर बैठा और पास आ चुकी भीमा की टांगों को पिंडलियों से पकड़कर थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। वेग से आता भीमा खुद को संभाल नहीं सका और अर्जुन भारद्वाज के ऊपर से होता हुआ पीछे को लुढ़कता चला गया। अर्जुन भारद्वाज पुनः उछलकर खड़ा हुआ और भीमा की तरफ मुड़ गया। भीमा तब तक खड़ा हो गया तो उसके होठों पर मुस्कान नाच उठी। दोनों की लड़ाई इसी प्रकार चलने लगी। एक दूसरे को मारने का मौका नहीं मिल रहा था उन्हें। देखने वाले जानते थे कि खौफ से भरा वक्त चौथा और 5वां दिन होगा। अब दोनों अखाड़े में एक दूसरे पर नज़र रखकर घूमने लगे। रोशी, वो रानी के सामने वाले लोगों में पहुंचकर उन्हीं का हिस्सा बन गई थी। उसने चुनरी को सिर के साथ साथ चेहरा भी लपेटे हुए थी। सिर्फ उसकी आंखें ही नज़र आ रही थी। चूँकि यहाँ रानी का मंच बना हुआ था, इस कारण कुछ हिस्से में मंच में धूप रोक रखी थी। सबकी निगाहें अखाड़े के भीतर अर्जुन भारद्वाज और भीमा की लड़ाई पर थी, परंतु बार बार पलटकर मंच पर रानी खड़ी तारा को देख लेती थी। तारा की आंखों में बेचैनी झांक रही थी। वो चाहती थी तारा भी उसे देखे। इस प्रकार चुनरी ओढ़े खड़ी रोशी पर भी आखिरकार तारा की निगाह पड़ी। दोनों की आंखें मिली। तारा ने आंखों से ही रोशी को पहचाना। उसका चेहरा कठोर हो गया। रोशी ने तारा को इशारों में मंच के पीछे आने को कहा। तारा रोशी को कठोरता भरी नज़रों से देखती रही। रोशी ने पुनः प्रार्थना के तौर पर तारा को मंच के पीछे आने को कहा। तारा की नज़रें अखाड़े की तरफ उठ गई। अखाड़े में अर्जुन भारद्वाज और भीमा एक दूसरे को शिकस्त देने में लगे थे। तारा की कठोर निगाह कभी अखाड़े की तरफ जाती तो कभी रोशी की तरफ। रोशी वहीं खड़ी कभी अखाड़े को देखती तो कभी तारा की तरफ। तारा के पास ही रानी साहिबा कुर्सी पर बैठी थी और नज़रें अखाड़े पर हो रही लड़ाई पर थी। रानी गंभीर और चिंता से भरी लग रही थी। रोशी के आसपास भी लोगों की भीड़ जमा थी, जिनकी निगाह अखाड़े पर थी। कुछ देर यानी करीब आधा घंटा बाद लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ते गौरी को रोशी ने देखा। तारा ने भी गौरी को करीब आते देखा। तारा की निगाह रोशी पर गई। रोशी ने हाथ जोड़कर एक बार पुनः तारा को मंच के पीछे आने को कहा। गौरी पास पहुंचकर तारा से कुछ कहने लगा। फिर तारा ने गौरी को रानी साहिबा के पास छोड़ा और खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रोशी भी भीड़ से निकली और मंच के पीछे वाले हिस्से की तरफ बढ़ गई। मंच के पीछे वाला हिस्सा खाली था, क्योंकि वहाँ से अखाड़ा नहीं दिखता था। मंच के पीछे पहुंचकर रोशी रुकी कि तभी दूसरी तरफ से तारा आती दिखी। रोशी की दिखती आंखों में व्याकुलता और गंभीरता बढ़ गई थी। तारा उससे 4 कदम पहले आकर ठिठक गई। उसके चेहरे पर कठोरता विद्यमान थी। तूने मुझे बुलाया और मैं आ गई रोशी, तारा ने शब्दों को छबाकर कहा। क्योंकि हमने एक साथ युद्ध का अभ्यास किया था, लेकिन ये आखिरी बार है जो मैं आ गई। अब तेरे बुलाने पर भी नहीं आऊँगी। इसके लिए तेरा बहुत शुक्रिया तारा, रोशी गंभीर स्वर में कह उठी। मेरी एक ख्वाहिश और पूरी कर दे। बोल।
अर्जुन भारद्वाज इस वक्त लड़ाई में व्यस्त है, उससे मैं नहीं मिल सकती। तू मुझे रानी साहिबा से मिलवा दे। रानी साहिबा से? तारा की आंखें झुकनी। हाँ तारा, सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलवा दे। तारा के चेहरे पर व्यंग भरे भाव आ गए। रामन भी मिला था हम लोगों से, वो भी अर्जुन भारद्वाज से 2 मिनट के लिए अकेले में। रामन ने बताया था मुझे। रोशी कह उठी। अब तू रानी साहिबा से मिलने को कह रही है, तेरे को भी वही बात कहनी है जो रामन यानी जुगल किशोर कहना चाहता था? रोशी ने चुन्नी में ढका चेहरा सहमति से हिला दिया। और वो बात तू मुझसे नहीं कहेगी, है ना? सिर्फ अर्जुन भारद्वाज या रानी साहिबा से बात कर सकती हो इस बारे में, रोशी ने दृढ़ स्वर में कहा। भीमा ने लिखा पढ़ा कर भेजा है तुझे। मैं भीमा की नज़रों से बचकर यहाँ पहुँची हूँ तारा। अगर भीमा को पता चल गया कि मैं इस प्रकार तुमसे मिली हूँ तो वो मुझे मार भी सकता है, क्योंकि इस तरह मेरा तुमसे मिलने का कोई मतलब नहीं है, रोशी गंभीर स्वर में कह रही थी। अगर मैंने कभी ज़िंदगी में कभी तुमसे या किसी और से झूठ बोला हो तो मेरी बातों का यकीन मत करना। तारा ने रोशी की आंखों में झाँका। वहाँ दृढ़ता ही नजर आई। तूने कभी भी मुझसे या किसी और से झूठ नहीं बोला, तो हमेशा सच पर अडिग रही। तारा गंभीर स्वर में कह उठी। लेकिन मैं तुम्हारी और रानी की मुलाकात नहीं करवा सकती, क्योंकि रानी और अर्जुन भारद्वाज तुमसे और रामन से मैं तुम लोगों की सहायता करने आई हूँ। कैसी सहायता? ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती, रोशी ने दृढ़ स्वर में कहा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? विश्वास ना होता तो मैं तो बुलाती ही क्यों? तो फिर मुझे बताओ कि जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो सिर्फ अर्जुन भारद्वाज या रानी साहिबा को ही बताऊँगी। माफ़ करना रोशी, तारा ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं कर सकती। तेरे को मेरे में कोई चालबाजी नज़र आती है? मुझे नहीं, अर्जुन भारद्वाज और रानी साहिबा को तुम में चालबाजी नज़र आती है। वो तुमसे मिलना नहीं चाहते। चलती हूँ। कहने के साथ ही तारा पलटी और तेज़ी से चलती हुई मंच के साथ ही मुड़ गई। रोशी वहीं खड़ी रही बुत की तरह। हर कोई उसे और रामन यानी जुगल किशोर को भीमा का आदमी समझकर उससे दूर रह रहा था। रोशी वहाँ से जाने के लिए पलटी की ठटक गई। दूसरे कोने पर मंच के पीछे देवराज चौहान खड़ा उसे देख रहा था। रोशी देखती रह गई देवराज चौहान को। फिर उसने देवराज चौहान को अपनी तरफ बढ़ते पाया। जब देवराज चौहान पास पहुंचा तो रोशी ने झुककर देवराज चौहान के पाँव को हाथ लगाया। मेरी जगह आपके चरणों में है देवा भाई, मेरी जान आप बख्श चुके हैं, रोशी ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान ने अपना हाथ रोशी के सिर पर रख दिया। जीती रहो मेरी बहन। रोशी की आंखों में आंसू भर आए। आज से आप मेरे भाई बन गए। मैं आपको नहीं भूलूंगी और आप मुझे मत भूलना, रोशी भर्राए स्वर में कह उठी। कल शाम को तुम किले के भीतर मिन्नों से मिली थी रोशी, देवराज चौहान कह उठा। ये बात मैं किसी से भी ना कहती, परंतु आपको अपना भाई मान लिया है इसलिए हाँ कहती हूँ, रोशी बोली। अब तुम तारा से मिली, क्या दोनों से मिलने का मतलब एक ही है? देवराज चौहान गंभीर हो गया। आप जानते हैं कि मसला क्या है? अभी तुमने तारा से जो कहा वही सुना और समझा है। तुम जब मंच पर खड़ी तारा को बुला रही थी तभी मैंने तुम्हें देख लिया था। जी हाँ, वही मसला है, रोशी गंभीर थी। भीमा का इस मामले से कोई रिश्ता है? नहीं। जुगल किशोर यानी रामन का इस मामले से कोई रिश्ता है? रोशी की झांकती आंखों में बेचैनी आ गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम जो बात अपने भाई से कहोगी वो बात कहीं भी आगे नहीं जाएगी, देवराज चौहान ने कहा। ये रामन की ही कई बात है जिस पर मैं चल रही हूँ, रोशी ने व्याकुल धीमे स्वर में कहा। यह भी रामन ने ही कहा है कि ये बात सिर्फ अर्जुन भारद्वाज या रानी से कहना? हाँ, उसने जो कहा है मैं उस पर ही चल रही हूँ, रोशी की आवाज़ बेहद धीमी थी। जुगल किशोर या रामन जो भी कहो उसे, वो एक खेला खाया समझदार बंदा है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वो जो कुछ भी कह रहा है सोच समझ कर ही कह रहा होगा। ये बताओ कि वो जो कर रहा है क्या उसके बारे में किसी को पता है? मेरे अलावा और किसी को भी नहीं, रोशी कह उठी। देवराज चौहान गंभीर नज़र आ रहा था। अब तुम क्या चाहती हो? मैं एक बार अर्जुन भारद्वाज या रानी से मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो जो बात उनसे कहना चाहती हो? देवराज चौहान ने चुनरी के पीछे से झांकती रोशी की आंखों में देखा। नहीं, ये बात मैं उन दोनों में से किसी एक को ही बताऊंगी, रोशी ने पक्के स्वर में कहा। कोई भी तुम्हें उन दोनों के पास ले जाने को तैयार नहीं। किले के भीतर ले जाकर मैं तुम्हें उनके सामने खड़ा नहीं, रोशी कह उठी। इस तरह तो मेरा नाम हर तरफ उजागर हो जाएगा। तो मैं रात को किले में प्रवेश करने और अर्जुन भारद्वाज या रानी से किसी की नज़रों में आए बिना मिलने की कोशिश करूंगी। इस तरह तुम पकड़ी गई तो? देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। रोशी ने बेचैनी भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। अभी ये काम मत करो, मुझे आज का दिन सोचने का मौका दो। तुम कल दिन में इसी मंच के पीछे मिलना। पक्का भैया? पक्का। मैं शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल सकूं, देवराज चौहान ने कहा और पलटकर वहाँ से चला गया। रोशी भी वहाँ से हिली और मंच की दूसरी तरफ बढ़ गई। मंच के दूसरी तरफ सतलजा मौजूद था, जो कि शुरू से ही रोशी के पीछे था। रोशी को जब उसने इस तरफ आते देखा तो वो फ़ौरन वहाँ से हटा और तेज़ी से सामने की भीड़ में शामिल हो गया। उसने रोशी को देखा जो अपनी सोचों में डूबी आगे बढ़ती चली गई थी। बातें सुनी सतलजा ने। रोशी अर्जुन भारद्वाज या रानी से एक बार मिलना चाहती थी अकेले में। रोशी को उन्हें कोई बात बतानी थी और वो बात किसी और को बताने को तैयार नहीं थी। तारा के साथ हुई बातों में यही सुना सतलजा ने, परंतु देवा से हुई बात सतलजा नहीं सुन सका था,
क्योंकि दोनों ने धीमे स्वर में बातें की थी। सतलुजा के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। अखाड़े में भीमा और अर्जुन भारद्वाज के बीच युद्ध लड़ाई चलती रही। लोगों का शोर गूंजता रहा। कभी भीमा के नाम की आवाज़ें उठने लगतीं तो कभी अर्जुन भारद्वाज के नाम की आवाज़ें। बीच बीच में उन्हें आराम करने का भी वक्त दिया जाता रहा। तारा मंच पर रानी साहबा के करीब ही खड़ी थी। दिन बीतता जा रहा था। आज का दिन भी ऐसे ही बीतेगा तारा, रानी साहबा ने गंभीर स्वर में कहा। चौथे या पाँचवें दिन फैसला हो जाएगा रानी, तारा ने गंभीर स्वर में कहा। और अंत में दूसरे दिन की लड़ाई भी खत्म हो गई। कल मोना चौधरी ने बात की थी। आज तारा ने रोशी वाली बात की रानी साहिबा से, परंतु रानी रोशी से मिलने को तैयार नहीं हुई। रानी का यही कहना था कि रोशी रामन भीमा की ही कहीं कोई चाल चल रहे हैं। तारा गंभीर थी। उसने एक बार अवश्य रानी से कहा कि वो एक बार रोशी से मिल ले, परंतु रानी नहीं मानी। देवराज चौहान दूर रहकर ही बिना सुने उनकी बातों को महसूस कर रहा था। आज वो रानी के इस लंबे चौड़े कमरे को ध्यान से देख रहा था कि अगर रोशी को यहाँ लाए तो कैसे लाए। बाकी सब लोग गंभीरता से बातों में व्यस्त थे। मोना चौधरी भी उनके बीच बैठी हुई थी, परंतु निगाह बार बार देवराज चौहान की तरफ उठ जाती, जो कि कमरे में टहलता कभी इस तरफ जाता तो कभी वहाँ लोगों की भीड़ में गुम होता, दूर तक चला जाता। आज रानी अर्जुन भारद्वाज के पास बैठी बातचीत में व्यस्त थी। वही शाम और रात थी, वही बातें थी। आज तीसरा दिन था लड़ाई का। हर देखने वाले की सांसें अटकी पड़ी थी। वो जानते थे कि ज्यों ज्यों पाँचवां दिन नज़दीक आता जा रहा है त्यों त्यों लड़ाई का रुख खतरनाक होता चला जाएगा। हो सकता है आज ही कोई मर जाए, नहीं तो कल मरेगा, वरना पाँचवें दिन तलवारों के साथ युद्ध होना है। उस दिन तो एक को मरना ही पड़ेगा। रानी मंच पर चेयर पर विराजमान थी। तारा उसके पास खड़ी थी। युद्ध शुरू हो चुका था। हर कोई अपने अपने स्थान पर मौजूद लड़ाई होते देख रहा था। आज अर्जुन भारद्वाज और भीमा के पैतरे तेज हुए लग रहे थे। जुगल किशोर यानी रामन भी भीमा के आदमियों की तरफ खड़ा व्याकुलता से दोनों की लड़ाई देख रहा था। रोशी ने कल उसे देवराज चौहान से हुई मुलाकात के बारे में बताया तो जुगल किशोर गंभीर हो गया कि किसी ने तो उसकी बात को सच माना। जुगल किशोर ये भी जानता था कि देवराज चौहान आगे किसी से बात नहीं करेगा, परंतु वो कैसे रोशी को अर्जुन भारद्वाज से या रानी से मिलवाएगा, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। क्योंकि रानी के कमरे में सेवक मौजूद रहते हैं, उसके अपने आदमी भी मौजूद होंगे। भीमा और अर्जुन भारद्वाज की लड़ाई जोर पकड़ रही थी। भीमा के वार घातक थे, परंतु उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर कठोरता छाई हुई थी। उसके वार भी जानलेवा थे। देवराज चौहान अखाड़े के रास्ते के पास खड़ा लड़ाई देखने में व्यस्त था। तब दिन के 12 बज रहे थे। सूर्य सिर पर चढ़ता जा रहा था। तभी उसने अपनी बाँह पर दबाव महसूस किया। ये यूं ही भीड़ का हिस्सा होगा, देवराज चौहान ने सोचा, परंतु मिनट भर बाद ही पुनः बाँह पर दबाव महसूस किया। देवराज चौहान ने फौरन गर्दन घुमाकर पीछे देखा। कल की तरह आज भी चेहरा चुन्नी में लपेटे रोशी को देवराज चौहान ने देखा। रोशी पलटी और भीड़ को चीरती वहाँ से निकलती चली गई। रोशी को सबसे पहले मंच पर खड़ी तारा ने देखा। तारा के होंठ भिज गए, परंतु वह खामोश रही। अखाड़े में लड़ाई जोरों पर थी। तभी पास ही खड़े नीलू महाजन की निगाह रोशी पर पड़ी। उसने रोशी को पहचान लिया, परंतु जब देवराज चौहान को पलटकर उसके पीछे जाते देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। देवराज चौहान क्षण भर के लिए महाजन के पास रुका। नीलू महाजन की निगाह देवराज चौहान पर गई। ये बात किसी को पता न चले कि मैं रोशी से मिला हूँ, देवराज चौहान महाजन के कान में फुसफुसाया। महाजन ने सिर हिला दिया। मोना चौधरी को भी मत बताना। महाजन ने पुनः सिर हिलाया। चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। देवराज चौहान भीड़ को पार करता चला गया। दूसरी तरफ भीड़ की आड़ में खड़ा सतलुजा की निगाह रोशी और देवराज चौहान पर थी। मंच के पीछे वाले हिस्से में देवराज चौहान और रोशी मिले। दोनों गंभीर नजर आ रहे थे। आपने आज यहीं मिलने को याद है मुझे, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। कुछ सोचा आपने कि कैसे, रोशी ने कहना चाहा। तुमने मिन्नू और तारा को बीच में डालकर देख लिया कि वो दोनों तुमसे मिलना नहीं, क्योंकि अर्जुन भारद्वाज और रानी साहिबा सोचते हैं कि हम यानी मैं और रामन भीमा की ही कोई चाल खेल रहे हैं। रोशी दबे स्वर में कह उठी, क्योंकि रामन ने 250 बरस पहले भी भीमा का ही साथ दिया था। देवराज चौहान गंभीर था। रोशी ने होठ भींच लिए। मैं तुम्हें सीधा रानी या अर्जुन भारद्वाज के सामने नहीं ले जा सकता, इससे और लोगों को भी पता चल जाएगा, परंतु तुम्हें खामोशी से रानी के उस कमरे में पहुंचा सकता हूं जहां वो युद्ध के बाद इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं। लेकिन वहाँ तो तुम्हारे साथी भी होंगे। मैं उन्हें वहाँ से बाहर निकाल दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। बाहर कैसे? ये बात मेरे लिए ही छोड़ दो। वहाँ तुम्हें मेरा कोई साथी नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ किले के कर्मचारी भी तो, उनसे बचना तुम्हारा काम होगा। देवराज चौहान गंभीर था। रोशी का चेहरा व्याकुल हो उठा। अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो चोरी छिपे मैं भी तुम्हारी सहायता कर दूंगा। मैं उसी हॉल में रहूँगा, देवराज चौहान बोला। किले के कर्मचारी मेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं, यह खतरा तो तुम्हें उठाना ही होगा। वो कितने कर्मचारी होते हैं? 25 के आसपास तो होते ही हैं। और तारा? वो भी वहीं होती है, कभी इधर तो कभी उधर, पर रहती वहीं है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। किले के कर्मचारियों के साथ मुझे तारा से भी खतरा होगा, लेकिन मैं तैयार हूँ। मुझे तुम किस वक्त वहाँ ले जाओगे? खाने के वक्त के आसपास।
खाने के बाद? तब रानी साहिबा कहाँ पर? कभी वो हॉल में होती है तो कभी वो शयन कक्ष में, कहीं भी हो सकती है। तो मैं रानी से कहाँ मिलूँगी? रोशी ने आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। ये देखना तुम्हारा काम होगा। मैं तुम्हें पहरेदारों के बीच में से निकालकर उस कमरे में पहुंचा दूंगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वहाँ अर्जुन भारद्वाज भी होगा और रानी भी। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। मैं किले के उस कमरे में जाने को तैयार हूँ देवा भाई, रोशी दृढ़ स्वर में कह उठी। पक्का? देवराज चौहान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी। बिल्कुल पक्का। मुझे बताओ मैं तुम्हें कहाँ मिलूँ? रोशी का स्वर दृढ़ था। उनमें तय हो गया कि रात को खाना खाने के दौरान के वक्त उन्हें किले के भीतर कहाँ मिलना है। उसके बाद वे अलग हो गई। रोशी मंच के पीछे से निकलकर अपने आदमी की तरफ चल पड़ी। चेहरे पर सोचें और दृढ़ता उमड़ी पड़ी थी। रोशी। तभी सतलुजा की गंभीर आवाज़ उसके कानों में पड़ी। रोशी के दिमाग को झटका लगा। उसने पलटकर सतलुजा को देखा। तू कहती हम रिश्तेदार नहीं तो ना सही। सतलुजा गंभीर था। पर रात को किले के भीतर क्या करने जा रही है? रोशी चौंकी। अर्जुन भारद्वाज या रानी साहिबा से बात करने के लिए 2 मिनट का समय मांग रही है और वो तुम्हें समय देने को तैयार नहीं है ना यही बात? रोशी की आंखें सिकुड़ गई सतलुजा को देखते हुए। सतलुजा की गंभीर निगाह रोशी पर ही थी। मुझे शुरू से ही मालूम था कि तुम और रामन भीमा के खिलाफ कुछ करने को उतारू, पर अब मुझे पता चला कि तुम सिर्फ रानी साहिबा अर्जुन भारद्वाज से ही बात करने पर अड़ी हुई हो। ऐसी क्या बात कहनी है तुमने उन्हें? सतलुजा गंभीर था। रोशी ने फ़ौरन खुद को संभाला। तुम क्या बात कर रहे हो सतलुजा? रोशी क्या उठी। वही बात जो तुमने सुनी, पर मेरी तो ऐसी बात किसी से हुई नहीं। नहीं हुई, कदापि नहीं। तुमने अभी देवा से बात की ना, वो मैंने सुनी है। सतलुजा गंभीर था। देवा से बात? कब? रोशी ने हैरानी जताई। अभी मंच के पीछे। मंच के पीछे? पर मैं तो वहाँ गई नहीं। कल भी दिन में गई थी जब तुमने देवा के पैर छुए थे। सतलुजा ने रोशी को घूरा। सतलुजा को देखते रोशी के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। लगता है सतलुजा तूने किसी और को देखा होगा या फिर रात को सपना देखा होगा। मैं भला मंच के पीछे क्यों जाऊँगी? रोशी ने मुस्कुराते हुए स्वर में कहा। तुम कहते हो कि मैं अभी मंच के पीछे से आ रही हूँ, मैं भला वहाँ क्यों जाने लगी? सतलुजा की आंखें सिकुड़ गई। तो तू मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं कि मैं कुछ कर ही नहीं रही तो क्या बताऊँ तुम्हें? रोशी हंस पड़ी। काम कर, तेरे को करने को बहुत से काम पड़े हैं, तेरे को मालूम है? सतलुजा सिर हिलाकर बोला। अगर मैंने ये बात शाम को भीमा को बता दी तो? पहला मौका मिलते मैं तेरी गर्दन काट दूंगी सतलुजा। रोशी ने हंसी रोकी। वो मुस्कुरा रही थी। एक बलावा भीमा का मुझे या रामन को आया नहीं कि कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा। तेरे को भीमा भी नहीं बचा पाएगा। तेरे को जो होगा वो बात की बात होगी। मेरे को जो होगा वो बात की बात होगी। सतलुजा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अगर तेरा यही गुस्सा देवा के खिलाफ फूटा होता तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। रोशी। सतलुजा क्या उठा। रोशी मुस्कान भरे चेहरे के साथ सतलुजा को देखती रही। पास ही भीमा और अर्जुन भारद्वाज की लड़ाई का शोर, लोगों का शोर उनके कानों में पड़ रहा था। तो तू मुझे नहीं बताएगी कि वो क्या बात है जो तुम सिर्फ रानी साहिबा और अर्जुन भारद्वाज को ही बताना चाहती हो? तू मेरा रिश्तेदार नहीं है कि जो तुझे बता दूँ। मैं तेरा रिश्तेदार ही हूँ, पर यह रिश्ता तुमने ही तोड़ा रोशी, मैंने नहीं। मैंने तेरे से रिश्ता तोड़कर ठीक किया सतलुजा। रोशी उसी तीखी मुस्कान के साथ क्या उठी। अब तेरे को कल का सूरज देखना है या नहीं, यह बात सिर्फ तुम पर ही निर्भर करती है। सतलुजा ने मुस्कान भरी निगाहों से रोशी की आंखों में झाँका। रोशी अडिग खड़ी सतलुजा की आंखों में देखे जा रही थी। फिर सतलुजा वहाँ से आगे बढ़ता चला गया। सतलुजा के वहाँ से जाते ही रोशी के होठों की मुस्कान गायब हो गई। चेहरा चिंता से भर उठा था कि अगर शाम को सतलुजा ने भीमा को यह बात बता दी तो कहीं रामन का राज भीमा के सामने न खुल जाए। परंतु रोशी भी मनी मन अपनी जिद पर आ चुकी थी कि वो सतलुजा की बात को गलत ठहरा के ही रहेगी। सतलुजा ने कल भी उसे देवा से मिलते देखा था, उसे देवा के पैर छूते देखा था, परंतु ये बात सतलुजा ने भीमा से नहीं कही थी। आखिर सतलुजा चाहता क्या है? उस वक्त शाम होने को जा रही थी। भीमा और अर्जुन भारद्वाज की लड़ाई का आखिरी पैर बीता जा रहा था। तभी रोशी भीड़ में से जुगल किशोर यानी रामन को बाहर अकेले में लाई और देवा की सारी बात बता दी। फिर साथ ही सतलुजा की बात बता दी, जिसे सुनकर जुगल किशोर गंभीर हो गया। तुम्हें सतलुजा को प्यार से समझाना चाहिए, जुगल किशोर ने कहना चाहा। वो जिस प्यार की भाषा को समझता है उसे मैंने उसी भाषा में समझाया कि या तो वो ज़ुबान बंद करके एक तरफ बैठ जाए, वरना कल का सूरज वो नहीं देख पाएगा। ये बात तो पक्की है। रामन, रोशी ने भिजे दांतों से कहा। तुम्हारी बात सुनकर सतलुजा ने कुछ कहा। वो उसे मुस्कुराने लगा था। उसकी मुस्कान के पीछे क्या था वो तुम नहीं समझ पाई। जुगल किशोर गंभीर स्वर में क्या उठा। नहीं, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। क्या? उसने कल भी मुझे देवा से मिलते उसके पैर छूते मुझे देखा था। वो मुझ पर नज़र बनाए हुए, परंतु कल की बात भी उसने भीमा को नहीं बताई। आखिर सतलुजा चाहता क्या हमसे? रोशी गंभीर से जुगल किशोर को देख रही थी। हो सकता है आज सतलुजा मुझसे कोई बात करे, मैं उसे संभाल लूँगा। जुगल किशोर ने रोशी को गंभीर निगाहों से देखा। तुम आज शाम अंधेरा होने पर किले में देवराज चौहान के साथ प्रवेश करोगी। देवराज चौहान जो कहता है, जितना कहता है, उस पर उससे ज़्यादा विश्वास करना। वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा पूरा साथ देगा, परंतु बाजी तुम्हारे हाथ में ही होगी रोशी।
तुमने ही रानी साहिबा अर्जुन भारद्वाज से मिलना है। सब कुछ तुम पर ही निर्भर करता है कि तुम उन्हें मेरी बताई बात बता देती हो या पहले ही पकड़ ली जाती हो। सब कुछ। हे रामन, एकाएक रुचि मुस्कुरा पड़ी। तुमने जो काम मुझे सौंपा है उसे मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। मुझे कुछ भी हो जाए इसकी परवाह तुम मत करना। अंधेरा होते ही मैं अपनी जगह छोड़ दूँगी, किले की तरफ निकल जाऊँगी। अगर इस बीच भीमा का बुलावा मेरे लिए आए तो तुम कह देना तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कहाँ पर हूँ। बाकी ये बात तो पक्की है कि अगर सतलुजा ने मेरे खिलाफ भीमा के कान भरे हैं तो सतलुजा की गर्दन काट कर ही मैं भीमा के सामने जाऊँगी। लेकिन सतलुजा जानता है कि मैं ऐसा ही करूँगी। रोशी के चेहरे पर कठोरता की परत छा गई थी। जुगल किशोर चिंता भरे अंदाज में रोशी को देखने लगा था। वो जानता था कि उसने रोशी को खतरे में डाल दिया है। आज की लड़ाई का अंतिम पैर खत्म होने वाला था। दिन ढल रहा था। अर्जुन भारद्वाज और भीमा भी अब थके थके से लग रहे थे। तभी रास्ते के पास खड़े नीलू महाजन की बाह को किसी ने दबाया। महाजन ने फौरन नज़र घुमाई। पीछे देवराज चौहान था। देवराज चौहान पलटा और भीड़ में से रास्ता बनाता बाहर निकलने लगा। अब महाजन भी उसके पीछे आने लगा। 3-4 मिनट बाद वे दोनों भीड़ से हटकर अलग होकर बात कर रहे थे। दोपहर में तुम रोशी के साथ, नीलू महाजन ने कहना चाहा। आवाज़ कम रखो, धीरे बोलो, देवराज चौहान ने कहा। और रोशी के बारे में कुछ मत पूछो। नीलू महाजन देवराज चौहान को देखने लगा। तुमने किसी से रोशी के बारे में बात तो नहीं की? देवराज चौहान ने पूछा। मैं क्यों करूँगा, तुमने मना कर दिया था मुझे, महाजन बोला। तुम्हें मेरा और साथ देना होगा, लेकिन ये बात तुम किसी से नहीं करोगे। तुम करना क्या चाहते? तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं? पूरा विश्वास है। महाजन की गंभीर निगाह देवराज चौहान पर थी। तो फिर मुझसे पूछो मत, जो कहता हूँ वो सुनो और करो। मोना चौधरी से भी ये बात मत करना। मोना चौधरी से क्यों नहीं? किसी की जान जा सकती है, इसलिए अभी ये बात गुप्त रहनी चाहिए। ठीक है, समझ गया। महाजन ने गंभीरता से सिर हिलाया। रात होने पर खाने के समय हम सबने रानी के कमरे से बाहर नीचे बैठे खाना खाते लोगों के पास जाना है। महाजन कुछ कहने लगा कि देवराज चौहान बोला, पहले मेरी बात सुनो, वही करो, अपनी सब बातें एक तरफ रख दो। तीसरे दिन का युद्ध भी खत्म हो गया था। अर्जुन भारद्वाज और भीमा दोनों सही सलामत थे। अगला चौथा दिन था और फिर 5वां दिन। इन 2 दिनों में अर्जुन भारद्वाज या भीमा में से किसी एक की मृत्यु होनी लाजमी थी। अंधेरा होते ही जुगल किशोर ठिकाने पर था कि उसकी नज़र सतलुजा पर पड़ी, जो कि उसकी तरफ ही आ रहा था। जुगल किशोर सतलुजा को करीब आता देखता रहा। वो पास आया। दोनों की निगाहें मिली। भीमा ने हम दोनों को बुलाया। सतलुजा मुस्कुराया। चलो। जुगल किशोर भी मुस्कुरा पड़ा। रोशी कहीं नज़र नहीं आ रही। सतलुजा की निगाह जुगल किशोर पर ही थी। होगी कहीं। जुगल किशोर ने आसपास निगाह मारी। तुमसे मिली तो होगी रामन। मुझसे वो सुबह ही मिली थी। क्यों, कोई बात है क्या? जुगल किशोर की निगाह सतलुजा के चेहरे पर जा ठहरी। चल, भीमा हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। दोनों भीमा के टेंट की तरफ बढ़ गए। भीमा अपने टेंट में अकेला था, गद्दे पर बैठा हुआ था। आओ रामन, सतलुजा, भीमा ने उन्हें देखकर सामान्य स्वर में कहा। मैं तुम दोनों से कल और परसों की लड़ाई के बारे में वार्तालाप करना चाहता था कि कल मुझे क्या क्या करना चाहिए। कल भी तुम्हें हाथों से ही लड़ना पड़ेगा भीमा, जुगल किशोर ने कहा। हाँ रामन, मैं और 5वें आखिरी दिन तुम दोनों के हाथों में तलवार होगी, क्योंकि वो दिन लड़ाई का अंतिम दिन होगा। भीमा ने सिर हिलाया। कल का दिन भी आपको पुजारी जी आज के दिन की तरह निपटाना होगा, सतलुजा ने कहा। आज अर्जुन भारद्वाज बहुत ढंग से लड़ा था, भीमा मुस्कुरा पड़ा। कल वो और भी बढ़िया ढंग से लड़ेगा और शायद आपको मारने की कोशिश करे, सतलुजा पुनः कह उठा। मुझे वो नहीं मार सकता सतलुजा, भीमा ने दृढ़ स्वर में कहा। वैसे भी आपने मुझे कहा था कि आप 5वें दिन अर्जुन भारद्वाज को मारेंगे। 5वें दिन तो तलवार हाथ में आनी है, भीमा बोला। हाथों से अर्जुन भारद्वाज मरने वाला नहीं। तीनों इन्हीं प्रकार की बातों में व्यस्त रहे। सतलुजा ने रोशी की बात भीमा के सामने की ही नहीं, जबकि जुगल किशोर यानी रामन सोच रहा था कि सतलुजा अभी वो बात छेड़ देगा, पर सतलुजा ने वो बात छेड़ी ही नहीं। किले के भीतर रानी साहिबा को इस कमरे का हाल भी कल जैसे ही था। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। देवराज चौहान, मोना चौधरी और बाकी सब भी एक तरफ इकट्ठे फर्श पर बैठे थे। रानी साहिबा आज अर्जुन भारद्वाज के करीब बैठी बातें कर रही थी। दोनों गंभीर थे। जगमोहन अभी तारा से बात करके आया था। तारा एक स्टूल पर खामोश बैठी थी। तभी नीलू महाजन उठते हुए कह उठा, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। बाहर हो? बाकेला लठौ ने उसे देखा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जगमोहन भी खड़ा हो गया। बाहर की हवा में थोड़ा दिमाग खुलेगा। देवराज चौहान खड़ा होता हुआ कह उठा, तुम ठीक कहते हो बाके, चलो एक चक्कर बाहर का लगाए हैं। सोहनलाल और रसराव भी खड़े हो गए। पारसनाथ ने मोना चौधरी से कहा, तुम चलोगी? मोना चौधरी से लड़ाते उड़ गई, परंतु उसकी निगाह देवराज चौहान पर थी। वो जानती थी कि देवराज चौहान को भीड़ के परे रहने की आदत थी, परंतु वो चलने को तैयार हो गई थी। वो सब बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। रानी साहिबा और अर्जुन भारद्वाज ने उन सबको बाहर जाते देखा। रानी के चेहरे पर सोच के भाव आ गए। तुम अपनी लड़ाई देवराज चौहान के हवाले क्यों नहीं कर देते? रानी साहिबा कह उठी। अर्जुन भारद्वाज ने रानी साहिबा की आंखों में देखा। ये 2 पुजारियों की लड़ाई है, अर्जुन भारद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा। 3 दिन हो गए मुझे भीमा से लड़ते हुए। ये लड़ाई देवा और मिन्नों ने भी देखी है। इसमें महागुरु के सिखाए कई ऐसे पैंतरे हैं जिन्हें देवा मिन्नों ने कभी नहीं देखा होगा।
क्या उसके बाद देवा मिन्नू ने आकर ये कहा कि ये लड़ाई उनके हवाले कर दूँ? नहीं कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि भीमा से लड़ना उनके बस का नहीं है। रानी ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ अर्जुन भारद्वाज के गंभीर चेहरे को देखती रही। वो सब हॉल से बाहर निकल गए थे। कल और परसों सिर्फ 2 दिन तुम्हारे पास रह गए, रानी ने धीमे स्वर में कहा। यही मैं सोच रहा हूँ। रानी वहाँ से उठी और तारा को ढूंढती उसके पास जा पहुँची। तारा गंभीर निगाहों से रानी को देखकर स्टूल से उठ खड़ी हुई। कल और परसों सिर्फ 2 दिन बचे हैं तारा। हाँ रानी, तुमने फंदा तैयार कर लिया? 2 फंदे तैयार हैं रानी। फंदे मुझे दिखाओ। आइए। तारा रानी साहिबा को लिए कमरे के कोने की तरफ चल पड़ी। वे सब नीचे पहुँचे। नीचे पहुँचते ही वे थोड़े थोड़े अलग भी हो गए। जगमोहन और पारसनाथ एक जगह खड़े बातें करने लगे। सामने ही 2 कतारों में बैठे लोग खाना खाने में व्यस्त थे। ढेरों लोगों ने खाना खिला रहे थे। सोहनलाल महाजन, बाकेलाल राठौर, रुस्तरा भी उन लोगों को खाना खिलाने में लग गए। सिर्फ एक नीलू महाजन ही था जो कि ये सोच रहा था कि इस समय देवराज चौहान कुछ करना चाहता है, परंतु उसने एक नज़र भी देवराज चौहान पर नहीं मारी। मोना चौधरी उन कतारों के पास खड़ी हुई इधर उधर नज़र घुमा रही थी। तभी मोना चौधरी की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान उसी अंधेरे में जा रहा था जैसे जहाँ वो रोशी से मिली थी। मोना चौधरी के शरीर में तनाव बढ़ता चला गया। मोना चौधरी छिपी निगाहों से उस तरफ देखने लगी। फिर उसने वहाँ से रोशी को निकलते देखा। वो जगह मोना चौधरी से दूर थी, परंतु उसने रोशी को पहचान लिया था। देवराज चौहान रोशी को साथ लिए किले के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। आज भी रोशी ने सिर पर, चेहरे पर, आंखों तक चुन्नी लपेट रखी थी। मोना चौधरी समझ गई कि देवराज चौहान क्या करने की फिराक में है। देवराज चौहान ने बहुत बड़ा खतरा उठा लिया था। भीतर कुछ भी हो सकता था। मोना चौधरी की निगाह फौरन नीलू महाजन की तरफ घूम गई। लोगों की भीड़ में महाजन को ढूंढते उसे देर नहीं लगी। महाजन खाना खिलाने में व्यस्त था, परंतु मोना चौधरी जानती थी कि महाजन भी इस काम में देवराज चौहान से मिला हुआ है, क्योंकि सबसे बाहर चलने की आवाज़ उसी ने उठाई थी। मोना चौधरी ने किले के दरवाजे की तरफ देखा। देवराज चौहान रोशी के साथ किले के भीतर प्रवेश हो चुका था। मोना चौधरी वहीं खड़ी किले को देखती रही। देवराज चौहान रोशी के साथ ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। मुकुट की तीव्र रोशनी में देवराज चौहान ने नीचे देखा तो उसकी आंखें मोना चौधरी से मिली, परंतु देवराज चौहान आगे बढ़ता चला गया। मोना चौधरी अपनी जगह पर खड़ी रही। वो जानती थी कि अब हो सकता है कि रोशी की लाश ही किले से बाहर निकले। कमरे के कोने का एक दरवाज़ा खोलकर तारा व रानी साहिबा ने भीतर प्रवेश किया तो सामने 8 फीट चौड़ा रास्ता जाता दिखाई दिया, जिसके दोनों तरफ कमरों की कतारों के दरवाजे लगे नजर आ रहे थे। दोनों गंभीर अंदाज में आगे बढ़ने लगे। इस बारे में तुमने किसी को बताया? रानी साहिबा ने पूछा। नहीं। कुछ आगे जाने पर तारा और रानी साहिबा एक बीच के दरवाजे पर रुके और तारा दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश कर गई थी। रानी साहिबा उसके पीछे थी। दोनों गंभीर दिख रहे थे। भीतर प्रवेश करते हुए दोनों ठिठक गई। तारा और रानी साहिबा की निगाह उन फंदों पर जा टिकी थी। कमरा काफ़ी बड़ा और बेडरूम था। एक तरफ बेड लगा हुआ था, बीच में सेंटर टेबल और 2 कुर्सियां पड़ी थीं। एक तरफ दीवार के पास 2 अलमारी मौजूद थी। एक अलमारी के 2 लकड़ी के पल्ले बंद थे और दूसरी अलमारी के 2 पल्लों पर शीशा लगा हुआ था, जिसके भीतर तरह तरह के सोमरस की बोतलें रखी नजर आ रही थीं। एक तरफ ड्रेसिंग टेबल थी, एक तरफ बाथरूम का दरवाज़ा था। यहाँ हर वो चीज़ मौजूद थी जो कि औरत के काम आती थी। इस कमरे में तारा के अलावा किसी का भी आना मना था। तारा ही किसी को साथ लाए तो अलग बात थी। ऊंची छत पर पड़ी मोटी लकड़ी के साथ फंदे को बांध रखा था और वो फंदा नीचे आता फर्श से 8 फीट ऊपर तक आकर रुक गया था। नीचे फंदा गोले के रूप में था और उसे गले में डालने के बाद जितना चाहे उतना तंग किया जा सकता था। ऐसा ही दूसरा फंदा कुछ फीट दूरी पर था। डोर वैसी ही थी जैसी रानी साहिबा चाहती थी। इस फंदे की मजबूती की देखभाल की तारा? रानी साहिबा ने गंभीर स्वर में पूछा। अच्छी तरह कर ली रानी, मैं हाथ से पकड़कर झूला झूल चुकी हूँ, तारा ने गंभीर स्वर में कहा। रानी साहिबा आगे बढ़ी और कुर्सी पर जा बैठी। तारा, रानी उदास स्वर में मुस्कुरा पड़ी। मेरी पसंद का सोमरस पिला दे। तारा ने फ़ौरन अलमारी खोली और सोमरस बनाकर रानी को दिया। रानी ने आधा गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया। आप शायद ये सोच रही हैं कि अर्जुन भारद्वाज नहीं जीतेगा, तारा ने गंभीर स्वर में कहा। अगर भीमा ने तपस्या करके दैविक शक्तियों से फल मांग रखे हैं तो तब अर्जुन भारद्वाज नहीं जीत सकता। यही विचार मेरे मन में आ रहा है। दैविक शक्तियों से मिले वरदान के बारे में कोई किसी को बताता भी नहीं। आप ठीक कह रही हैं रानी। रानी साहिबा ने गिलास में बचा बाकी का सोमरस गले में उतार लिया। सोमरस आप बहुत जल्दी पी रही? दूसरा बना, रानी मुस्कुरा पड़ी। बहुत दिनों बाद पिया है ना, इसलिए जल्दी हो गई। अब की बार मैं धीमे पीऊँगी। तारा ने एक और सोमरस का गिलास बनाकर रानी के सामने टेबल पर रख दिया। धीमे पीजिएगा। रानी ने थकी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर बोली, आज तू भी अपने लिए बना ले तारा। अभी नहीं, तारा गंभीर स्वर में कह उठी। 1-2 काम है, आप कहें तो उन्हें पूरा करके मैं 5-7 मिनट में लौट आती हूँ। रानी ने सिर हिला दिया। तारा फ़ौरन बाहर निकल गई। रोशी ने देवराज चौहान के साथ रानी को उस कमरे में प्रवेश किया था, इसलिए रोशी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। चुनरी से उसका चेहरा ढका होने पर भी किसी ने उसकी परवाह नहीं की।
यहाँ तक कि अर्जुन भारद्वाज ने भी उसकी तरफ देखा, पर अपनी सोचों में डूबे अर्जुन भारद्वाज ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। सब अपने कामों में लगे हुए थे। वो सामने पुजारी जी, रोशी ने धीमे स्वर में कहना चाहा। मैंने तुम्हें इस कमरे में लाना था, वो ला दिया, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। अगर तुम इस प्रकार अर्जुन भारद्वाज की तरफ जाओगी, उसने तुम्हें पहचान लिया तो फिर तुम्हारे बचने की कोई गुंजाइश नहीं। रानी कहाँ है? रोशी ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। यहीं कहीं होगी, तुम रुको, मैं पूछता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान एक तरफ बढ़ गया। रोशी की निगाह हर तरफ घूमती रही, परंतु उसे कहीं भी रानी साहिबा दिखाई नहीं थी। आधे मिनट में ही देवराज चौहान वापस लौट आया। रानी और तारा पीछे बने कमरे की तरफ गई हैं, जिनका रास्ता अंत में उस तरफ जाता है, देवराज चौहान ने कहा। रोशी बिना कुछ कहे कमरे के अंत की तरफ बढ़ गई। वो लोगों के बीच में से गुजरती जा रही थी। देवराज चौहान ने उसकी तरफ से मुंह मोड़ा कि तभी उसकी निगाह तारा पर पड़ी, जो कि उसी तरफ से आई थी, परंतु रोशी से कुछ हटकर थोड़ा उधर से आ रही थी, और मुंह पर ढकी चुनरी की वजह से उसने रोशी को तुरंत पहचाना। देवराज चौहान सतर्क हो गया। वक्त से पहले तारा ने रोशी को पहचान लिया था। देवराज चौहान के कदम तेजी से तारा की तरफ बढ़ने लगे। दांत भींचे तारा ने इधर उधर नज़र घुमाई, फिर उसकी निगाह दीवार पर टंगी तलवारों पर गई। उसने तेजी के साथ आगे बढ़कर दीवार पर टंगी तलवार उतारी और आगे बढ़ने को हुई कि किसी ने उसकी कलाई थाम ली। तारा ने पलट कर देखा, कलाई थामने वाला देवराज चौहान था। रोशी को तुम ही भीतर लाए हो देवा, तारा गुर्रा पड़ी। धीमे बोलो, देवराज चौहान के सधे हुए स्वर में कर्कशता के भाव थे, बिल्कुल धीमे, कोई दूसरा सुन न सके। तुम मुझे चुप नहीं करा, मैं चंद सेकंड में तुम्हें बेहोश कर सकता हूँ तारा। 15-20 मिनट तुम बेहोश रहोगी, और रोशी के लिए इतना वक्त बहुत होगा, जबकि रोशी को तुम 5 मिनट दे दो, उसके बाद तुम रोशी के पीछे जा सकती हो। तारा देवराज चौहान को खा जाने वाली निगाहों से देखने लगी। मेरी बात तुम्हें मंजूर है तारा? या मंजूर है, कहकर तारा ने क्रोध से अपनी कलाई छुड़ाई। लेकिन तुमने रोशी को यहाँ लाकर ठीक नहीं। मैंने ठीक किया है, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। कोई भी खुद को इतने बड़े खतरे में डालकर यहाँ नहीं आएगा। रोशी के पास अवश्य कोई ऐसी बात होगी जो वह अर्जुन भारद्वाज या रानी के कानों में कहना चाहती होगी। तारा के चेहरे पर कठोरता छाई रही। वो तलवार लिए वहीं खड़ी रही। देवराज चौहान तारा के पास ही खड़ा था। मैं सिर्फ 5 मिनट तुम्हारे पास रहूँगा, देवराज चौहान ने कहा। उसके बाद तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो। जेठ साहब, तारा ने कठोर स्वर में कहा, आपने तो आज हद कर दी। देवराज चौहान खामोशी से खड़ा रहा। रानी साहिबा ने टेबल पर रखा गिलास उठाया और एक घूंट भरकर उसे वापस रख दिया। चेहरे पर सोचों के भाव चमक रहे थे। तभी पीछे दरवाजे पर आहट हुई। तू भी अपना गिलास बना ले तारा, रानी साहिबा गंभीर स्वर में कह उठी। आज और कल बस 2 दिन ही हमारे पास बचे हैं। तभी रानी साहिबा को पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। रानी साहिबा मुस्कुरा पड़ी। यहाँ कोई नहीं आएगा, दरवाज़ा खुला ही रहने दे। परंतु पीछे से तारा की आवाज़ नहीं आई रानी साहिबा को। रानी साहिबा ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। अगले ही पल वो चौंक कर उठ खड़ी हुई। पीछे चुनरी से मुंह ढांपे रोशी खड़ी थी। दरवाज़ा बंद हो चुका था। रानी साहिबा का चेहरा कठोर होता चला गया। कौन हो तुम? रानी साहिबा के होठों से कठोर स्वर निकला। तुम यहाँ की नहीं हो? क्या भीमा ने भेजा तुम्हें? नहीं, रोशी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं ही आपसे मिलना चाहती थी रानी साहिबा। अपना चेहरा दिखाओ मुझे। रानी साहिबा का सवाल बेहद कठोर था। रोशी ने चेहरे से चुनरी हटा दी। रोशी तुम? रानी साहिबा के होंठ और भी भिज गए, आंखें जल उठी। अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं। मेरी परवाह आप मत करें रानी साहिबा। रोशी मुस्कुराकर आगे बढ़ी और दीवार पर लगी तलवारों में से एक तलवार हाथ में ली और पलटकर रानी साहिबा के पास पहुँच गई। ये लीजिए तलवार, मेरा गला काटने में आपके काम आएगी। रानी साहिबा ने सख्ती से तलवार अपने हाथ में थाम ली। नज़र रोशी पर थी। रोशी गंभीर नज़र आ रही थी। मैं आपको कुछ कहने जा रही हूँ, रोशी बोली। अगर आपने मेरी बात गंभीरता से सुनी, उस पर गौर किया, उस पर चली, तो आपको ये फांसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ अकेले में। तलवार थामे रानी साहिबा की निगाह रोशी के चेहरे पर थी। भीमा ने तपस्या करके दैविक शक्तियों से वरदान ले रखे हैं। अपनी जान अपने शरीर के किसी हिस्से में छुपा रखी है। इसी तरह उसने मायाजाल का भी निर्माण कर रखा है और भी तपस्या के साथ कई वरदान ले रखे हैं। साथ ही रानी साहिबा की आंखें फैल गई। ये बात तुम्हें किसने बताई? रानी साहिबा के होठों से तेज स्वर निकला। रामन ने। रामन को ये बात कैसे पता चली? खुद भीमा ने बताई। भीमा रामन को अपना दोस्त समझता है, जबकि रामन यानी जुगल किशोर का कहना है कि अब उसकी दुनिया पृथ्वी ग्रह है। ये दुनिया उसकी पहली दुनिया है। उस दिन मैंने देवा के सामने तलवार नहीं उठाई, जबकि मैं नहीं जानती थी कि मुझसे बढ़िया तलवारबाज मोना चौधरी के अलावा कोई दूसरा है भी या नहीं। अगर मैं उस दिन देवा के सामने तलवार उठा लेती तो फिर उस लड़ाई का अंजाम क्या होता मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे रामन ने कहा था कि हमसे पृथ्वी से आए लोगों का अहित नहीं होना चाहिए। इसी कारण मैंने बिना तलवार उठाए उस दिन खुद को देवा के हवाले कर दिया था, रोशी ने गंभीर स्वर में कहा। रानी साहिबा रोशी को देखे जा रही थी। तुम जो कह रही हो उस पर मुझे यकीन नहीं। इसी बात का यकीन दिलाने के लिए मैं आपसे मिलना चाहती थी रानी साहिबा, रोशी क्या उठी। तुम? तभी दरवाज़ा थपथपाने और तारा की आवाज़ कानों में पड़ी। रानी साहिबा। ओह तारा, मैं दरवाज़ा। ठहर जाइए रानी साहिबा, रोशी गंभीर स्वर में कह उठी। दरवाज़ा खोलने से पहले मुझसे ये बात अवश्य जान लीजिए कि भीमा ने अपनी जान अपने शरीर के किस हिस्से में छिपा रखी है।
किसी के सामने भी बात नहीं बता सकूंगी। रानी साहिबा का उठता कदम रुका। बाहर से तारा का दरवाज़ा थपथपाने और पुकारने का सर फिर आया। मैं तारा को चुप रहने को कह दूँ? रानी साहिबा दरवाजे के पास पहुंची। तारा, तुम कुछ पल रुको, मैं। रानी, आपके पास रोशी आ गई। वो मेरे सामने, तुम दरवाजे के पास ही ठहर जाओ। भीतर आ जाती हूँ मैं कि? नहीं, तुम वहीं रुको। रानी साहिबा ने कहा और फिर रोशी की तरफ आ गई। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। अब तुम कहो कि भीमा ने अपनी जान कहाँ छुपा रखी है? यहाँ। रोशी ने गंभीर स्वर में अपने दिल पर हाथ रखा। दिल में? दिल में? हाँ, दिल में। क्योंकि वो जहाँ भी अपनी जान को रखता वहाँ पर 5 किलो से ऊपर का प्रभाव होता तो जान वहाँ से निकलकर फिर सामान्य तरह से शरीर में दौड़ने लगती। इसलिए उसने जान को दैविक शक्तियों से कहकर दिल में रखवा लिया, क्योंकि दिल ही ऐसी जगह है जहाँ पर लड़ाई के दौरान भी कोई वार नहीं करता। रोशी ने गंभीर स्वर में कहा। रानी साहिबा रोशी को देखती रही, लेकिन रानी साहिबा, रोशी पुनः कह उठी, अगर अर्जुन भारद्वाज ने भीमा के दिल से वो जान निकाल दी, उसके बाद भीमा की हत्या भी कर दी, तो उसी पल माया जाल की हवाएं आएंगी और उसकी हत्या में शामिल सबको अपने साथ ले जाकर माया जाल में कैद कर लेंगे। इसलिए ये सोचना आपका काम है कि भीमा का क्या करना चाहते हैं आप। अगर उसे नहीं मारते तो अर्जुन भारद्वाज को अपनी जान गंवानी होगी। अगर उसे मार देते हैं तो अर्जुन भारद्वाज और उसके सभी साथी माया जाल में जा फंसेंगे। रानी साहिबा ने अपने हाथ में दबी तलवार को टेबल पर रख दिया। चेहरे पर गंभीरता थी। रोशी की निगाह रानी साहिबा पर थी। तूने जो कहना था कह दिया? कुछ बचा है? रानी साहिबा ने पूछा। कह दिया। रोशी गंभीर थी। कितना सच कहा है? रानी साहिबा ने रोशी की आंखों में देखा। हर बात सच कही है मैंने, रोशी ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। रानी साहिबा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर क्रोध से भरी तारा तलवार थामे खड़ी थी। रोशी, तू अब तो जिंदा नहीं। तारा, इसे बाहर छोड़ाओ, रानी साहिबा ने अधिकार भरे स्वर में कहा। भीतर आई तारा ठिठक गई। उसने रानी साहिबा को देखा। रानी साहिबा बहुत गंभीर थी कि आप मेरी या रामन की सहायता करना चाहते हैं तो? रोशी ने कहना चाहा। पहले हमें तुम पर विश्वास तो आ जाए। रोशी चुप हो गई। अगर वहाँ पर 5 किलो से ऊपर का प्रहार हो जाए तो भीमा पर क्या बीतेगी? रानी साहिबा ने रोशी को गंभीर नज़रों से देखा। तो भीमा नीचे गिरकर 3-4 मिनट तक तड़पता रहेगा, फिर सामान हो जाएगा। उसकी जान हम लोगों की तरह ही हो जाएगी। रानी साहिबा ने सिर हिलाकर तारा से कहा। तारा, तुमने यहाँ तो कुछ देखा है ना ही कुछ सुना? जी रानी, मैं यहाँ आई नहीं। तारा कह उठी। इसे खामोशी से बाहर पहुँचा दो, रानी साहिबा ने गंभीर स्वर में रोशी से कहा। रोशी ने चुनरी से अपना चेहरा ढांपा। खुली आंखों से रानी साहिबा का गंभीर चेहरा देखा, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जिस काम को करने के लिए वो और रामन कई दिन से लगे हुए थे वो पूरा हो चुका था। तारा रोशी के पीछे मुड़ी कि रानी साहिबा ने कहा, अर्जुन भारद्वाज को यहाँ मेरे पास भेज देना। कमरे से तारा और रोशी को एक साथ जाते देखा तो देवराज चांद के चेहरे पर गंभीरता बढ़ गई थी। उसका ख्याल ठीक निकला था कि रोशी किसी खास बात के तहत रानी या अर्जुन भारद्वाज से मिलना चाहती थी, तभी तो अब तारा रोशी को छोड़ने जा रही थी। मैं जानती थी कि रोशी के पास कुछ खास है जिसे रानी या अर्जुन भारद्वाज ज़रूर सुनेंगे। देवराज चांद ने गर्दन घुमाकर देखा। पास में मोना चौधरी आ गई थी, परंतु मेरे कोशिश करने पर भी वे दोनों रोशी से मिलने के लिए नहीं माने। पर अब जिस तरह तुम रोशी को भीतर लाए, जिस तरह रोशी रानी साहिबा तक पहुंची, वो रोशी के लिए खतरे वाली बात थी। पर अच्छा रहा कि उनकी बात हो गई। मोना चौधरी बोली। पर हमें नहीं पता चलेगा कि रोशी ने रानी से क्या बात की, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यह बात शायद तारा को ही मालूम होगी। नहीं, तारा भी नहीं जानती, देवराज चौहान ने कहा। मोना चौधरी ने सवालिया निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तारा रानी को उस कमरे में छोड़कर किसी काम की खातिर इस कमरे में आ गई थी और उसकी निगाह कुर्सी पर पड़ गई थी। वो दीवार पर से एक तलवार लेकर रोशी की तरफ बढ़ना चाहती थी कि मैंने उसे रोक दिया। और रोक दिया? तुमने यहाँ तारा को रोक दिया? मोना चौधरी के माथे पर बल उभरे। मैंने उसे सेकंडों में बेहोश करने को कहा था। ओह, तभी तारा रुकी। मैंने 5 मिनट तारा को वहीं रोके रखा और उन 5 मिनटों में भीतर रोशी रानी को वो बात बता चुकी थी जिसके लिए वो आई थी। इसका मतलब रोशी जो भी कहकर गई है वो सिर्फ रानी को ही मालूम है। मोना चौधरी कह उठी। तभी तारा ने हॉल के मुख्य दरवाजे से भीतर प्रवेश किया। अर्जुन भारद्वाज के पास जा पहुंची। उसने अर्जुन भारद्वाज से कुछ कहा। अर्जुन भारद्वाज उठा और कोने वाले हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। जो रोशी रानी को बताकर गई वही बात तब अर्जुन भारद्वाज को बताएगी रानी। देवराज चौहान क्या उठा। हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारी ज़रूरत होती तो रानी हमें बुलवा लेती। मोना चौधरी बोली। तुम्हारे ख्याल से बात क्या होगी मिन्नू? लड़ाई से वास्ता रखती बात ही होगी। तुम आओ देवा, हमें भी उस कमरे में जाना चाहिए। मिन्नू गंभीर स्वर में कह उठी। देवराज चौहान से रहलाकर मिन्नू के साथ चल पड़ा। तारा एक स्टूल पर बैठी सोच में डूबी थी। देवा, मिन्नू के बाकी साथी अभी बाहर ही थे। 2 घंटे तक रानी और अर्जुन भारद्वाज में बातें होती रहीं। रानी ने तारा का बनाया सोमरस का गिलास धीरे धीरे पिया। अर्जुन भारद्वाज ने सोमरस नहीं पिया कि लड़ाई के दौरान इन चीज़ों से उसे दूर रहना है। मुझे, आखिरकार अर्जुन भारद्वाज गंभीर स्वर में क्या उठा, मुझे रोशी या रामन की बातों पर विश्वास नहीं, परंतु
तुम्हें देवा पर विश्वास है? रानी बोली। हाँ, उस पर तो है। और देवा को रोशी और रामन यानी जुगल किशोर पर विश्वास है, तभी तो वो रोशी को यहाँ तक लाया। रानी गंभीर स्वर में बोली। अर्जुन भारद्वाज के जबड़े भिज गए। तुम्हें मिन्नो पर विश्वास है? हाँ, मिन्नो ने भी रोशी से मुलाकात करने को कहा था और ये भी कहा था कि वो कभी झूठ नहीं बोलती, परंतु तुम नहीं माने। पर अब मान लो कि रोशी ने मेरे पास आकर मुझसे जो भी कहा वो सही कहा है। तारा ने भी यही बातें रोशी के लिए कही थी। हम सबको गलत नहीं ठहरा सकते। इनमें से किसी की बात को तो सच मानना ही होगा अर्जुन भारद्वाज। रानी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम कहना क्या चाहती हो रानी? अर्जुन भारद्वाज की निगाह रानी पर जा टिकी। कल की लड़ाई में तुम 5 किलो के ऊपर का वार भीमा के दिल पर कर सकते हो। अर्जुन भारद्वाज के जबड़ों में कसावा ठहरा। कर दूंगा। तो मेरे लिए तुम भीमा के दिल पर यह वार करो। तो तुम्हें रोशी की जुगल किशोर की बात पर विश्वास है कि वो सच कह रहे हैं? तुमने तो भीमा पर वार करना ही है, एक बार मेरे कहने पर सोच समझ कर देना। रानी ने अर्जुन भारद्वाज की आंखों में देखा। शायद ये वार काबिल वार हो जाए। अगर भीमा 3-4 मिनट के लिए नीचे गिरकर तड़पने लगा तो वो। अर्जुन भारद्वाज के जबड़ों में कसाव भरा हुआ था। असल मुकाबला तो तलवारों के साथ परसों ही होगा। अगर कल कोई नहीं मरा तो। अगर मैं भी तुम्हारी तरह सोचूं तो मेरे सामने मायाजाल आ खड़ा होता है। अर्जुन भारद्वाज भिजे स्वर में क्या उठा। मायाजाल का भी मेरे दिमाग में कुछ आना चाहिए कि उसे कैसे। इन 2 घंटों में कमरे के बाहर खड़े देवराज चौहान और मोना चौधरी ने सब बातें जान ली थी। तभी देवराज चौहान ने कदम उठाया और कमरे में प्रवेश कर गया। मोना चौधरी भी देवराज चौहान के पीछे पीछे आ गई थी। रानी और अर्जुन भारद्वाज ने आंखें सिकुड़कर उन्हें देखा। तुम दोनों यहाँ कैसे? रानी के होंठों से निकला। बहन परेशान हो तो भाई को याद कर लेना चाहिए, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। हमने बाहर खड़े रहकर आपकी सब बातें सुनी है। मेरे ख्याल में रोशी जो कहकर गई है वो सच है, मोना चौधरी बोली। अगर वो सच है तो मायाजाल से कैसे निपटेंगे? अर्जुन भारद्वाज ने कहा। भीमा की मौत के साथ ही मौत तो तुम्हारी भी हो सकती है अर्जुन भारद्वाज, मोना चौधरी क्या उठी। रानी गंभीर नजर आ रही थी। माना कि कल तुमने भीमा के दिल पर वार कर दिया, उसकी जान उसके दिल से बाहर निकाल दी। देवराज चौहान बोला। ये बात तुम कह रहे हो अर्जुन भारद्वाज? और परसों तुमने तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी तो हम सब मायाजाल में फंसेंगे। अर्जुन भारद्वाज, मोना चौधरी और रानी की निगाह देवराज चौहान पर थी। इसका इलाज तो मैं बता देता हूँ। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। सबकी निगाह देवराज चौहान पर थी। उसके बाद देवराज चौहान बताने लगा। सब सुनने लगे। बीच बीच में प्रश्न उत्तर भी होते रहे। 15 मिनट में देवराज चौहान ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। अब ये बात रानी पर निर्भर है कि किस गोपनीयता के साथ ये चारों तरफ से फैले वैद्यों हकीमों को यहाँ पर बुलवा लेती है। ध्यान रहे कि ये काम ऐसे हो कि किसी को पता भी ना चले कि यहाँ कोई काम हो रहा है। रानी साहिबा कुर्सी छोड़कर दृढ़ता भरे अंदाज में उठती कह उठी। मेरे आदमी घोड़े बग्गियाँ लेकर 1-1.5 घंटे में यहाँ से हर उस गांव की तरफ चल पड़ेंगे जहाँ बढ़िया वैद्य और हकीम रहते हैं। कल शाम तक वो सब इसी किले में होंगे और भीमा के किसी आदमी को इस बात की खबर भी नहीं हो पाएगी। कहने के साथ ही रानी साहिबा उस कमरे से बाहर निकलती चली गई। अर्जुन भारद्वाज, मोना चौधरी गंभीर स्वर में क्या उठी। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। अर्जुन भारद्वाज ने मोना चौधरी को देखा, देवराज चौहान को देखा, पर कहा कुछ नहीं। जुगल किशोर की आंखों में खलबली मची हुई थी। वो गंभीर निगाहों से सामने खड़ी रोशी को देख रहा था। इस वक्त वे तंबू से दूर अकेले में खड़े थे। खाना वे खा चुके थे। देवा देवा की मेहरबानी से मैं रानी तक पहुंच गई रामन, रोशी गंभीर स्वर में क्या उठी। जैसा कि तुमने मुझे समझाया था वैसे ही मैंने रानी को बता दिया। रानी ने मेरी सारी बात सुनी, खास बात ही 2 बार पूछी, फिर मुझे तारा के साथ बाहर भेज दिया। तुमने खुद कहा रानी से बाहर जाने के लिए या रानी ने खुद ही भेजा? वरना तारा तो तलवार लिए मेरी गर्दन काटने को तैयार थी, रोशी क्या उठी। रानी ने तुम पर एतबार किया या नहीं कह नहीं सकती, परंतु जिस प्रकार उसने मुझे तारा के साथ बाहर भेजा उससे तो लगता है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जुगल किशोर बोला। तुम्हारे आने के बाद रानी ने अर्जुन भारद्वाज से बात की होगी। दोनों की आंखें मिली। कल पता लग जाएगा कि रानी और अर्जुन भारद्वाज ने तुम्हारी बात मानी कि नहीं। अर्जुन भारद्वाज भी तो तपस्याओं के बारे में जानता है। हाँ रोशी, जुगल किशोर गंभीर स्वर में बोला। अर्जुन भारद्वाज तपस्याओं के बारे में उतना ही जानता है जितना कि भीमा जानता है, परंतु वो हमारी बात पर कितना विश्वास करते हैं सब कुछ इसी बात पर निर्भर। देवा को मेरी बात पर पूरा विश्वास है, तभी तो वो मुझे किले के भीतर ले गया था, रोशी बोली। ज़रूरी तो नहीं कि वो अपनी बातों में देवा को शामिल करे। रामन मिन्नो को भी मेरी बात का विश्वास है, लेकिन देवा और मिन्नो को वो दोनों अपनी बातों में। मुझ पर विश्वास तो तारा को भी है कि रोशी कभी झूठ नहीं बोलती, पर रानी अर्जुन भारद्वाज उसकी बात भी सुनने को तैयार नहीं। जुगल किशोर गंभीर और चिंतित लग रहा था। कल पता चल जाएगा कि अर्जुन भारद्वाज अपनी करता है या हमारी करता है। जुगल किशोर परेशानी भरे स्वर में क्या उठा। अर्जुन भारद्वाज और भीमा की लड़ाई का आज चौथा दिन था। रानी साहिबा और तारा मंच पर पहुंच गई थी। नीचे खड़े लोगों में से देवराज चौहान और मोना चौधरी के चेहरों पर गंभीरता नाच रही थी।
अखाड़े के ठीक सामने रस्से के पार भीमा के लोग खड़े थे। उधर से भीमा अखाड़े में आ गया, इधर से अर्जुन भारद्वाज अखाड़े में उतर आया। वहां मौजूद हजारों लोगों की गूंज उठने लगी। कोई भीमा भीमा के नारे लगा रहा था तो कोई अर्जुन भारद्वाज के लगा रहा था। लड़ाई का माहौल तैयार हो चुका था। भीमा दोनों बाहें उठाए लोगों की तरफ मुस्कुराता हुआ घूम रहा था। आज अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर कठोरता नहीं, गंभीरता थी। वो एक टक भीमा को देख रहा था। एकाएक भीमा ठिठका और अर्जुन भारद्वाज की तरफ देखने बढ़ने लगा। अर्जुन भारद्वाज भी आगे बढ़ा और भीमा के पास पहुंचकर ठिठका। वो मुस्कुराया, परंतु अर्जुन भारद्वाज शांत निगाहों से भीमा की आंखों में देखता रहा। अर्जुन भारद्वाज, तू आज चौथा दिन है जो मेरे हाथों से बच रहा है, भीमा मुस्कुराते स्वर में बोला। अर्जुन भारद्वाज उसकी आंखों में देखता रहा। ज़्यादा से ज़्यादा आज का दिन अपने को बचा लेगा, कल तो हमने तलवारों का इस्तेमाल करना है। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर छड़ी मुस्कान उभरी, फिर लुप्त हो गई। कल तो तेरी मौत पक्की है। भीमा के चेहरे पर छाई मुस्कान गायब हो गई। गलती से अगर मेरी तलवार चल गई, तूने मुझे मार दिया तो तुम सबके लिए माया जाल का द्वार खुल जाएगा। तुम सबके सब उसके भीतर चले जाओगे, फिर कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। अर्जुन भारद्वाज ने कुछ नहीं कहा। दोनों ने हाथ मिलाया। लड़ाई के लिए दोनों अलग होते चले गए। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। आज दोनों ही भयानक तरीके से लड़ रहे थे। दोनों यही चाहते थे कि वे आज ही सामने वाले को खत्म कर दें, परंतु अर्जुन भारद्वाज की निगाह उसके दिल वाले हिस्से पर थी कि किस तरह उसे अपने निशाने पर ले। भीमा अर्जुन भारद्वाज के वारों से खुद का पूरा बचाव कर रहा था। इधर अर्जुन भारद्वाज भी खुद को भीमा के वारों से बचाए हुए था। लोगों की आवाज़ें उठ रही थीं। 2 घंटे बाद का वक्त ऐसा आया कि दोनों आपस में भिड़ गए। ज़मीन पर एक दूसरे से लुटते चले गए। अर्जुन भारद्वाज भीमा का गला पकड़ता, उसके पेट में दमदार घूंसे मारता, तो कभी भीमा अर्जुन भारद्वाज के पेट में। भीमा का दिल तक अर्जुन भारद्वाज का घूंसा पहुंच सकता था, परंतु उसका वजन 5 किलो से कम होता, इसलिए अर्जुन भारद्वाज ने भीमा के दिल पर घूंसा नहीं मारा। तभी दोनों अलग होकर उठते चले गए। दोनों हाँफ रहे थे। भीड़ में खड़ी मोना चौधरी बेहद धीमे स्वर में देवराज चौहान से कह उठी, अर्जुन भारद्वाज ने अभी भीमा की छाती में घूंसा नहीं मारा, इसलिए कि उस घूंसे का जोर 5 किलो से कम होता। देवराज चौहान ने धीमे किंतु गंभीर स्वर में कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। उनके अलग होते ही तारा ने तुरंत झुककर रानी के कान में कहा, पुजारी जी ने दिल पर घूंसा नहीं मारा। वो दोनों पास में थे और आपस में गुत्थम गुत्ता हुए पड़े थे। ऐसे में अर्जुन भारद्वाज सिर्फ हल्का घूंसा ही मार सकता था। रानी क्या उठी, ओह, अगर अर्जुन को मौका मिलेगा तो वो ये काम अवश्य पूरा करेगा। रानी साहिबा का चेहरा कठोर हो गया। लोग भीमा और अर्जुन भारद्वाज के नामों का शोर लगा रहे थे। हजारों की भीड़ हर तरफ दूर दूर तक नजर आ रही थी। चढ़ती धूप की किसी को परवाह नहीं थी। अर्जुन भारद्वाज और भीमा की लड़ाई जारी थी। दूसरा पहर भी बीत गया। अब तीसरा पहर शुरू हो चुका था। अर्जुन भारद्वाज किसी भी तरह से भीमा के दिल का निशाना नहीं ले पा रहा था। देवराज चौहान और मोना चौधरी के चेहरे पर भी वक्त के साथ साथ गंभीरता बढ़ती जा रही थी। मंच पर मौजूद रानी साहिबा और तारा भी गंभीर हुई पड़ी थी। उधर रुस्तम अपने कपड़ों में तलवार छुपाए इस बात के इंतजार में था कि अगर भीमा के हाथों अर्जुन भारद्वाज मारा जाए तो वो फौरन अखाड़े में जाकर उसी पल भीमा का सिर तलवार से जुदा कर दे। वक्त आगे बढ़ता जा रहा था। सूर्य का झुकाव देखकर पता चल रहा था कि अब तीसरा पहर भी खत्म होने को आ रहा था। अर्जुन भारद्वाज का चेहरा कठोर होने लगा था। भीमा उसके हर बार का जवाब दे रहा था, क्योंकि उसके और भीमा के गुरु महागुरु ही थे। परंतु अब लड़ते लड़ते अर्जुन भारद्वाज ने पृथ्वी ग्रह के एक वार को यहाँ के एक वार में शामिल करने की सोची। यहाँ के वार को भीमा अच्छी तरह से जानता था, परंतु उसमें पृथ्वी का वार भी शामिल हो जाए तो उसे भीमा नहीं समझ पाएगा। भीमा के दिल तक पहुँचने के लिए अर्जुन भारद्वाज ने इसी वार का इस्तेमाल करने की सोची। उनकी लड़ाई चलती रही। करीब 15 मिनट बाद अर्जुन भारद्वाज ने वार चला दिया। अर्जुन भारद्वाज भागता हुआ भीमा की तरफ दौड़ा और फिर अपना शरीर हवा में उठा लिया। इस लोक में ये वार टांगों पर वार करने के लिए था। इस वार के होते ही टांगों की हड्डियां टूट जाती थी। भीमा उसके वार को समझ गया। उसने अर्जुन भारद्वाज को गुजरने के लिए तुरंत रास्ता छोड़ दिया। तभी उसी पल अर्जुन भारद्वाज ने पलटी खाई और एक तरफ हटते भीमा की तरफ उसका शरीर मुड़ गया। ये पृथ्वी वाला वार था जिसे भीमा नहीं समझ पाया। अर्जुन भारद्वाज का शरीर ठीक उसके पास आ गया था। भीमा ने तुरंत बाहें उठानी चाहिए उसका शरीर रोकने के लिए, परंतु उसके पहले ही अर्जुन भारद्वाज के दाएं पैर की एड़ी भीमा के दिल पर पड़ी। यह वजन के हिसाब से 10 से 15 किलो का भार था। भीमा चीखता हुआ पीछे जा गिरा। अर्जुन भारद्वाज मिट्टी पर लुढ़कता चला गया। सबकी उठती आवाज़ें खामोश हो गई। अर्जुन भारद्वाज ठिठका, फिर ज़मीन से उठकर भीमा को होंठ पीछे देखने लगा। भीमा चीख रहा था, तड़पने लगा था। वो कभी दाएं को तड़पता तो कभी बाएं को, परंतु उसकी तड़प कम नहीं हो रही थी। अखाड़े के रस्से को पार करते सतलुजा, महंत और अन्य भी 4-5 लोग भीमा के पास आ पहुंचे थे। वो सब भीमा को संभालने लगे, परंतु दर्द से तड़पते चीखते हुए भीमा ने सबको पीछे कर दिया। भीमा तड़पता रहा, चीखता रहा।
रानी साहिबा की आंखों में तीव्र चमक भर आई थी। तारा, रानी के होठों से धीमा स्वर निकला, तुम्हारी रोशी ने ठीक कहा था, वो सच्ची निकली। ये सब क्या हो रहा है रानी? तारा बोली, अब तो मुझे बता दीजिए, दिल में आखिर क्या था? तपस्या करके दैविक शक्तियों से कहकर भीमा ने अपनी जान दिल में छुपा रखी थी। ये बात रामन यानी जुगल किशोर के सामने कह दी भीमा ने, और रामन ने रोशी के द्वारा ये बात हम तक पहुंचा दी। ये था भीमा के दिल का हाल। ओह, अब भीमा की जान उसके दिल से निकलकर पूरे बदन में फैल चुकी है। जैसे कि हर इंसान के दिल में जान होती है, अब भीमा को आसानी से मारा जा सकता है। पहले उसकी गर्दन भी कट जाती तो गर्दन जिंदा रहती, परंतु अब भीमा के सामने सिर्फ मौत होगी। रानी साहिबा ने कठोर स्वर में कहा, अब भीमा सामान्य इंसान बन चुका है। ये तो अर्जुन भारद्वाज जी ने बहुत अच्छा काम किया, तारा बोली। परंतु कल जब अर्जुन भारद्वाज भीमा से लड़ेगा तो? कल की बात तुझे कल पता चल जाएगी तारा। रानी साहिबा का सर कठोर था और निगाह कुछ दूर भीमा पर थी, जो कि तड़प रहा था। भीमा के लगातार तड़पते रहने पर देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान फैलती चली गई। भीमा की जान उसके दिल से निकलकर उसके शरीर में फैल गई रे देवा। मोना चौधरी क्या उठी। रोशी ने सच कहा था। देवराज चौहान की निगाह भीमा पर थी। भीमा को ये क्या हुआ है? पीछे पारसनाथ ने उनसे पूछा। भीमा के दिल में उसकी जान रखी थी, देवराज चौहान बोला। वो अर्जुन भारद्वाज ने बाहर निकाल दी है। लेकिन अर्जुन भारद्वाज को कैसे पता कि दिल में उसकी जान? सारे सवाल अभी मत पूछो, मोना चौधरी क्या उठी। अखाड़े की तरफ ध्यान दो। अर्जुन भारद्वाज अपने को संयंत्र कर चुका था। भीमा पर किए गए वार पर अर्जुन भारद्वाज ने अपनी जान लगा दी थी। दिन के तीसरे पहर के अंतिम समय में अर्जुन भारद्वाज जो करना चाहता था वो कर दिखाया था। अब अर्जुन भारद्वाज की कठोर निगाह भीमा के तड़पते शरीर पर थी। भीमा का तड़पता शरीर अब धीरे धीरे शांत होता सामान्य होता जा रहा था। 5 मिनट लगे भीमा के शरीर को सामान्य होने में। भीमा की निगाह भीड़ की तरफ घूमती चली गई। उसके चेहरे पर क्रूरता बरसने लगी थी। जल्दी ही उसकी आंखों ने उस चेहरे को देख लिया जो कि उसे ही देख रहा था। वो रामन था। रामन की निगाह भीमा पर ही थी। दोनों की आंखें मिली। रामन, जुगल किशोर की आंखों में भय उभरा, भीमा को अपनी तरफ देखते पाकर। तभी रामन का चेहरा भीड़ में से गायब हो गया। भीमा उठ खड़ा हुआ, पर फिर से उसे रामन नहीं दिखाई दिया। सतलुजा नहीं समझ पाया कि भीमा भीड़ में किसे देख रहा है। सतलुजा, भीमा धीमे स्वर में फुफकार उठा। जी पुजारी जी। सतलुजा तुरंत पास पहुंचा। रामन ने मेरे साथ धोखा किया है। भीमा की अंगारे फेंकती निगाह सतलुजा पर जा टिकी। रामन ने धोखा? रामन ने, रोशी ने, दोनों में से किसी एक ने मेरी जान कहाँ पर कैद है ये बात किले वालों की तरफ पहुंचा दी है। दोनों ने। और उन्होंने अर्जुन भारद्वाज ने अभी अभी मेरी जान वहाँ से बाहर लाकर फेंकी है। इस काम में रामन और रोशी दोनों ही। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि आपकी जान? वो मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैंने ये बात रामन से कह दी। भिचे दांतों से भीमा क्या उठा। मैंने उसे अपना दोस्त समझा था। अब सतलुजा की समझ में सारा मामला आ गया था। अभी रामन को मैंने भीड़ में देखा था। वो समझ चुका है कि मैं उसकी हरकत से वाकिफ हो चुका हूँ। भीमा ने भिजे दांतों से कहा, तुम अपने साथियों के साथ जाओ और अभी रोशी और अमन के सिर अलग कर दो और लाकर मुझे दिखाओ। जी पुजारी जी। सतलुजा क्रोध भरे स्वर में क्या उठा। मैं अभी उनके सिर अलग करके आपके सामने पेश करता हूँ। कहने के साथ ही सतलुजा ने 4 आदमियों को अपने साथ ले लिया और वहाँ से चला गया। मैं तो वहीं रहा। भीमा ने पलट कर अर्जुन भारद्वाज को देखा। चेहरे पर क्रोध उमड़ा पड़ा था। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर भी कठोरता व्याप्त थी। तगड़ा वार किया तूने अर्जुन भारद्वाज। भीमा गुर्रा कर कह उठा। अर्जुन भारद्वाज को तगड़े वार करने की ही आदत है भीमा। कौन आया था किले पर? रामन आया कि रोशी आई थी? तेरे को इससे क्या? मेरे आदमी उन्हें मारने गए हैं। भीमा के सर में कठोरता भर आई थी। हम यहाँ अपनी लड़ाई के लिए, हमारा फैसला तो कल ही होगा जब हाथों में तलवारें होंगी। कल तेरी गर्दन कटी तो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तेरी जान आम जान बनकर रह गई है। अर्जुन भारद्वाज बोला। तू मेरी 225 बरस पहले वाली तलवारबाजी को याद करता है? आज की तलवारबाजी तूने देखी ही कहाँ है? वो कल देख लूँगा। अर्जुन भारद्वाज कठोर स्वर में भीमा को देखता मुस्कुरा पड़ा। उसके बाद पुनः भीमा और अर्जुन भारद्वाज की लड़ाई शुरू हो गई। चौथा पैर शुरू हो चुका था। इस बार भयानक लड़ाई शुरू हो गई थी। अब भीमा के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वहाँ सिर्फ कठोरता ही नजर आ रही थी, क्योंकि वो जानता था कि अब किया गया अर्जुन भारद्वाज का घातक प्रहार उसकी जान ले सकता था। रामन यानी जुगल किशोर ने धोखेबाजी करके उसका खेल ही बदल दिया था। अर्जुन भारद्वाज के लिए घातक प्रहारों से बचता, उस पर घातक प्रहार कर रहा था भीमा। चौथा पहर खत्म हो गया। आज की चौथी लड़ाई खत्म हो गई थी। कल 5वीं और आखिरी लड़ाई थी, जो कि तलवारों से होनी थी और एक मरना ज़रूरी था। जो भी हो, भीमा को माया जाल पर पूरा भरोसा था कि अगर कल उसे कुछ हो गया तो ये सब भी माया जाल में फंसकर मर जाएंगे। वैसे भीमा को पूरा विश्वास था कि कल का दिन उसका होगा। अर्जुन भारद्वाज उसके हाथों ही मरेगा।